हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। दोस्तों, आज की जो क्लास है ना, वो उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। यहाँ पे हम पेपर 104 का डिस्कशन करेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बन सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ये वीडियो को जरूर एंड तक देखना, इससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आता है कि विऔपनिवेशीकरण क्या है और उसके क्या परिणाम सामने आए। तो देखो यार, विऔपनिवेशीकरण से पहले हम लोग को ये जानने की जरूरत है कि औपनिवेशीकरण क्या होती है। ठीक है, तो औपनिवेशीकरण हम लोग उसे कहते हैं जहाँ पे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के ऊपर शासन करता है, भौगोलिक राजनीतिक रूप से। ठीक है, और वहाँ पे क्या होती है, तो उनकी जितने भी नीतियाँ होती है वो उन देशों के ऊपर हावी होती है। लेकिन जब विऔपनिवेशीकरण की हम बात करते हैं तो इसमें वो राष्ट्र जो है वो दूसरे राष्ट्र पे शासित करना बंद कर देता है और उसे एक स्वतंत्र घोषित कर देता है। जैसे अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो ब्रिटेन जब भारत के ऊपर शासन कर रहा था तो उसे हम लोग औपनिवेशीकरण कह रहे थे। लेकिन जब उन्होंने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया तो एक विऔपनिवेशीकरण की संज्ञा दिया गया भारत को। अब ऐसे भारत जैसे और भी कई सारे राष्ट्र थे, जैसे अफ्रीकन कंट्री में हमारे पास थे, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, एशिया का भी कई सारे राज्य थे। ठीक है, मतलब देश थे। तो हम इसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो विऔपनिवेशीकरण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पूर्व में दूसरे देश द्वारा नियंत्रित राष्ट्र राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। 1945 और 1960 के बीच की समय सीमा में कई देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1947 में ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्र प्राप्त करने वाला प्रारंभिक देश पाकिस्तान और भारत थे। ठीक है, विऔपनिवेशीकरण के कई रूप हो सकते हैं, जैसे कि किसी अन्य राज्य के साथ स्वतंत्रता की प्राप्ति या मुक्ति संघ का दर्जा बनना, शांतिपूर्ण वार्ताओं, आक्रामक विद्रोहों या कहे तो अहिंसक विरोधों के माध्यम से उपनिवेशवाद को समाप्त किया गया। ठीक है, भले ही आज अगर देखा जाए तो 100 से अधिक स्वतंत्र राज्य हैं, लेकिन यह माना जाता है कि ये राज्य अभी भी नव उपनिवेशवाद के कारण अपने पूर्व औपनिवेशिक शासकों पर निर्भर है। अब देखो यार, औपनिवेशिकवाद में क्या हो रहा था, तो हम लोग में ही देखो अगर भारत में, तो ब्रिटेन का पूरा तरह से शासन था। सारा कानून व्यवस्था ब्रिटेन का यहाँ पे चलता था। और जब हम लोग आज़ाद हुए उसके बाद भी ब्रिटेन के कई सारे कानून व्यवस्था को हम लोगों ने अपनाए रखा। चलो, हम लोग का तो एक स्वतंत्र संविधान आ गया, लेकिन कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं जिन्होंने उसके ही अभी तक संविधान को, उनके ही सारे स्वरूपों को अपनाया हुआ है। इसलिए उसे नव उपनिवेशवाद की संज्ञा दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल से आपको बताया गया है कि विऔपनिवेशीकरण क्या है। जो अभी तक हमने यहाँ पे देखा वो एक पृष्ठभूमि था। यहाँ पे हमने क्या बताया है, तो विऔपनिवेशीकरण एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है जो तब होती है जब कोई राष्ट्र विदेशी शासन से स्वतंत्र हो जाता है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और जब आप वीडियो को एंड तक देखो और समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना यार। और इसको ना, वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और हमें सपोर्ट करो यार चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि विऔपनिवेशीकरण एक ऐतिहासिक अभिव्यक्ति है जो तब होती है जब कोई राष्ट्र विदेशी शासन से स्वतंत्र हो जाता है या फिर स्वतंत्र होना चाहता है। अर्थात यह एक ऐसा आंदोलन है जो तब उत्पन्न हो सकता है जब एक राष्ट्र के लोग स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं या फिर स्वतंत्र संघ के कानून के माध्यम से दूसरे राज्य में विलय हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को स्वाभाविक तरीके के रूप में देखा जा सकता है जो उपनिवेश खुद को धर्मनिरपेक्ष प्रशासन से मुक्त करने के लिए पाते हैं। ठीक है, आगे हम यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसके कारण ड्यू टू डिकोलाइजेशन, मतलब कि विऔपनिवेशीकरण के क्या कारण थे। तो इसके कई सारे कारण थे, जैसे पहला था आपका अटलांटिक चार्टर। अटलांटिक चार्टर में क्या दिया गया था, तो अटलांटिक चार्टर आपका 1941 में विकसित एक दस्तावेज थी जिसमें मित्र देशों की शक्तियों के उद्देश्यों को निहित किया गया था यदि उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध जीतना है तो। दूसरा बात कि उस चार्टर के नियमों में एक यह था कि सभी लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार था। और तीसरा, इन्हीं में से अगर कहे दूसरे शब्दों में, तो सभी लोगों या देशों को स्वयं पर शासन करने का अधिकार।
ये एक्चुअली मित्र राष्ट्रों के द्वारा लाया गया था। अब मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश शामिल थे? तो अमेरिका था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, यूएसएसआर सोवियत संघ जिसे कहा गया और आज हम उसको रूस के नाम से जानते हैं, ये सारे देश शामिल थे। दूसरा आपका विउपनिवेशीकरण का कारण माना जाता है द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच पिछले 6 वर्षों से ही युद्ध चलता आ रहा था, जिसमें उनमें से एक अथवा फ्रांस पर अधिकार कर लिया गया और दूसरे पर कब्जा करने की धमकी दी जा रही थी। 1940 में ब्रिटेन से अगर बात करें तो दोनों देश कर्ज में डूबते हुए जा रहे थे और दोनों सेनाओं की समाप्ति होती जा रही थी। ठीक है, मतलब इतने झगड़ालू हो चुके थे कि इनकी सेना व्यवस्था भी कमजोर हो गया था, अर्थव्यवस्था भी इनका कमजोर हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश असंतुष्ट थे। द्वितीय विश्व जब हुआ तो इसके जितने भी उपनिवेश बनाया था ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने, वो उनसे स्वतंत्र मांगना चाह रहे थे, मतलब कह रहे थे आप मुझे स्वतंत्रता दे दो। हमने भी कहा यार, जब उन्होंने युद्ध कर रहे थे 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, उसी समय हम लोगों ने भी क्या किया था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ले आया था। ठीक है, तो इन उपनिवेशों में से कई ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने औपनिवेशिक संसाधनों के लिए संसाधनों और जनशक्ति की पेश की, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि अगर वे सहायता की पेशकश करते हैं तो वे अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे, क्योंकि अटलांटिक चार्टर उनके औपनिवेशिक शासन ने यही वादा किया था। अगला माना जाता है और औपनिवेशिक राष्ट्रवाद क्या होती है, तो उसमें अगर देखें इसको भी औपनिवेशिक राष्ट्रवाद को भी माना गया है कारण के रूप में। फिर दो नई शक्तियों का उदय माना गया है, राष्ट्रवाद की भावना माना गया है, उपनिवेशवादी राष्ट्रों का विरोध माना गया है और लोकतांत्रिक विचारधारा। ऐसे कई कारण थे जिन्होंने उपनिवेशवाद में विऔपनिवेशीकरण को जन्म दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका अभी औपनिवेशीकरण का कुछ मुख्य कारण बताया गया है, उसी में से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जिसे आप एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, अब प्रश्न आता है कि सर जब विऔपनिवेशीकरण हुआ, डीकोलोनाइजेशन हुआ, तो फिर इसके क्या परिणाम निकल कर सामने आए? तो उपनिवेशवाद न केवल स्वतंत्र और राष्ट्रीय शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, बल्कि नव उपनिवेशवाद और अल्प विकसित या फिर अल्प विकास दोनों को भी बढ़ावा देता था। अगर दूसरे शब्दों में अगर समझाया जाए तो जिन देशों ने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की, उन्हें अपनी प्रगति के लिए उपयुक्त आर्थिक व्यवस्था नहीं मिली और यही कारण है कि वे आज भी विकसित राष्ट्रों पर निर्भर हैं और वे अपनी मुक्ति का दावा करने के बाद भी आश्रित बने हुए हैं। अब देखो यार, जब भी औपनिवेशीकरण हुआ, जब राष्ट्रों को स्वतंत्रता घोषित की गई, तो उन राष्ट्रों के पास उतने संसाधन नहीं थे कि वो अपने आप अपने खुद के पैरों पे आश्रित हो सके, या फिर कहे तो अपने खुद के पैरों पे खड़ा हो सके। लेकिन क्या हुआ, जब वो इनकी आर्थिक व्यवस्था चरमराई हुई थी, तो बेचारा जिसके ऊपर वो पहले से आश्रित थे, वो बाद में भी उन्हीं के ऊपर आश्रित हो गए। भले उन्होंने मुक्ति का दावा किया कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अगर कहा जाए तो वो एक रूप में एक नव उपनिवेशवाद के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई परिणाम यहाँ पे निकल के आए सामने, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका निष्कर्ष दिया गया है कि भले ही उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया जटिल थी, फिर भी राष्ट्रों ने अपने संघर्षों से बहुत ही कुछ सीखा और यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मामलों के लिए तीसरी दुनिया के देशों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई महाशक्तियों यानी कि यूएसए और यूएसएसआर के दबाव से साथ ही उपनिवेशवाद का मजबूत और निरंतर विरोध के कारण यूरोपीय देशों और उपनिवेशवाद पर नियंत्रण करने में असमर्थ थे। मतलब कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो एक नई शक्ति के रूप में यूएसएसआर सोवियत संघ और अमेरिका को माना जाने लगा। इससे पहले ब्रिटेन और फ्रांस आदि देशों को माना जाता था कि वो पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है, लेकिन उन्हें क्या हुआ, उनकी शक्तियां द्वितीय विश्व युद्ध में कमजोर हो जाती है और यूएसए और आपका रशिया, जिसको रशिया कहा गया है या फिर रूस कहा गया है, और दूसरा आपका अमेरिका, इन देशों की शक्तियां में समृद्धि होती है, इन शक्तियां इनकी बढ़ जाती है और ये हमेशा चाहते हैं कि जितने भी उपनिवेशवाद है उसको समाप्त किया जाए और देशों को स्वतंत्रता घोषित की जाए। और यहीं से प्रक्रिया और आती है परिणाम के रूप में या फिर निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं हम कि विऔपनिवेशीकरण का जन्म यहाँ से भी देखा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष दे सकते हो यहाँ से अपना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये टॉपिक यहाँ पे आपका खत्म होता है। अब बात करते हैं पूंजीवाद क्या है, उसकी व्याख्या करें। तो देखो यार, अगर पूंजीवाद की बात करें तो हम ना यहाँ पे दो राइटरों को जिक्र किया हुआ है।
यहाँ पे पहला है आपका लॉक्स एंड हुड और दूसरा आपका पीगू। अगर आप चाहें तो इसी प्रकार से अपने कॉपी या फिर आंसर शीट में छाप सकते हो कि लॉक्स एंड हुड के अनुसार पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है। पूंजीवाद में एक व्यक्तिगत स्वामित्व होती है। मतलब ये हुआ कि जैसे प्राइवेट संस्थाएं अपना काम खुद करती हैं, उनमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होती है, तो हम उसे पूंजीवाद कहते हैं। एक लाइन में आप कह सकते हो। लेकिन डिफिनेशन अगर देखें तो लॉक्स एंड हुड के अनुसार पूंजीवाद आर्थिक संगठन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यक्तिगत स्वामित्व पाया जाता है और मानवकृत एवं प्राकृतिक संसाधनों को व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन पीगू के अनुसार देखें, ठीक है, पीगू के अनुसार पूंजीवाद को परिभाषित करते हुए उन्होंने बताया पीगू ने कि पूंजीवादी अर्थ प्रणाली वह है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों का अधिकार अथवा उपयोग का अधिकार कुछ ही व्यक्तियों के पास होता है। मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में संसाधन पे अधिकार तो होता है लोगों का, लेकिन सारे लोगों का नहीं। भौतिक अधिकार केवल कुछ ही लोगों तक सीमित हो जाती है और इन साधनों का संचालन इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। इनकी सहायता से जो भी वस्तुएं अथवा सेवाएं उत्पन्न होती है, उनके द्वारा लाभ भी कमाए जाते हैं, वो स्वयं के लिए कमाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवाद उद्योगों में कार्यरत होता है। ठीक है दोस्तों। और पूंजी की अगर बात करें ना तो पीगू की यह परिभाषा पूंजीवाद की कई सारी विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डालता है। जैसे पहला प्रकाश इसके ऊपर डालता है कि पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है। ये बात को ध्यान रखना, जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए की जाती है। दूसरा देखा गया है कि उत्पत्ति के साधनों पर जिन व्यक्तियों का अधिकार होता है, वो आपकी क्या होती है, वे सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होती है। ठीक है, दूसरे शब्दों में उनकी उत्पत्ति क्रियाओं पर सरकार का कोई नियंत्रण या हस्तक्षेप नहीं होता है। उत्पादन का एकमात्र उद्देश्य लाभ अर्जित होता है करना किनको, तो पूंजीवादी लोगों को। और इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उत्पादक विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में साधनों का आवंटन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि पूंजीवाद एक ऐसी प्रणाली को व्यक्त करती है जिसमें अधिकांश श्रमिक उत्पत्ति के साधनों पर अधिकार से वंचित कर दिए जाते हैं और केवल मजदूर की श्रेणी में उसे जीवन यापन करना पड़ता है। मतलब कि पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का भी महत्व ज्यादा नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारी उपलब्धियां और सारे संसाधनों पर अधिकार अधिकतर पूंजीवादी देशों में कुछ ही लोगों के पास सीमित हो जाती है। ऐसे श्रमिकों को आजीविका, उनकी सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता कुछ ही उनकी मुट्ठी भर पूंजीपतियों पर निर्भर करती है, जिनकी उत्पत्ति के समस्त साधनों जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन आदि पर अधिकार होता है और जो सदैव व्यक्तिगत लाभ की भावना से आर्थिक क्रियाएं करते हैं। अब इसके कुछ गुण और इसके कुछ दोष देखेंगे। इसमें कुछ मेरिट और डिमेरिट क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो पहला देखते हैं मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम। अब देखो यार, पहला अगर कारण देखा जाए इसका, मतलब गुण देखा जाए इसका, तो पहला है स्वसंचालित, ये ऑटोमेटिक होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में ये जो भी संस्थाएं चलती हैं, जो भी औद्योगिक व्यवस्थाएं चलती हैं, वो खुद चलाती है एक प्राइवेट संस्था। तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली स्वयं संचालित होती है और उसमें किसी प्रकार के सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संतुष्टि के अनुसार आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने का पूर्ण अधिकार होता है। व्यक्ति इस प्रणाली में स्वहित, मतलब सेल्फ इंटरेस्ट के उद्देश्यों से क्रियाशील होते हैं और उसे अपनी इच्छानुसार अपनी आय और अपने साधनों को, या कहे तो अपने संसाधनों को अपने स्वयं के विवेक के प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है। और अगर दूसरे शब्द में अगर कहा जाए दोस्तों, तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम प्रदान करती है, जो किसी अन्य आर्थिक प्रणाली में संभव नहीं है। दोस्तों मेरा ना एमए है हिस्ट्री का ही सेमेस्टर 2 का एक नया बैच शुरू होने वाले हैं 18 जून 2024 से, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप यदि चाहते हैं कि आपका सेमेस्टर वाइज अच्छा स्कोर हो, तो आप ना 18 जून से इसके ऊपर क्लास करने आ जाना और दोस्तों को जरूर बताना इसके बारे में। और इन सभी के अतिरिक्त 18 जून से ही हम
एक कॉम्पिटिटिव लेवल का जीएस पेपर का तैयारी कराने वाले हैं हिस्ट्री का ही, जहाँ पे आपका एमसीक्यू भी कराया जाएगा टॉपिक वाइज और आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा, ताकि आपका स्कोर बूस्ट हो सके और चीज़ों को समझने में विस्तार से आपका अच्छा से माइंड को डेवलप कराया जा सके। ठीक है? आगे हम बात करते हैं दोस्तों, तो संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग और उत्पादकता में वृद्धि, ये भी पूंजीवाद का गुण माना जाता है, मतलब कि इसमें मेरिट माना जाता है। ठीक है। अगला माना जाता है उत्पादन में प्रोत्साहन। ठीक है। और क्या है, तो रहन सहन के स्तर में सुधार और तकनीकी विकास। जब पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में होती है ना किसी भी देश में, तो कई सारे नई तकनीकों को लाया जाता है। ठीक है। तो पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली में तकनीकी विकास की संभावनाएं सदैव उपस्थित रहती है और इस प्रणाली में उत्पादक अधिकतम लाभ के उद्देश्यों से सदैव, मतलब हमेशा नए नए टेक्नोलॉजी को लाने का काम करते रहता है, ताकि उसका क्या हो, ग्रो हो सके, उनकी इकोनॉमी ग्रो हो सके, या फिर क्या उनकी जो व्यापार वाणिज्य है उनमें बढ़ोतरी हो सके। वो इसलिए क्या करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी का खोज करते हैं, नए नए टेक्नोलॉजी मार्केट में लाते हैं और आविष्कारों एवं अन्वेषण उसकी आर्थिक क्रियाओं का एक अभिन्न अंग बन जाता है। प्रत्येक उत्पादक स्वयं को पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की प्रतिस्पर्धा में बनाए रखने के लिए तकनीकी विकास एवं उत्पादन प्रक्रिया में उनके उपयोग का सहारा लेते हैं, ताकि वह अन्य उत्पादों की तुलना में बाजार के बड़े भाग पर अपना अधिकार कर सके। ठीक है। अब इसके कुछ डिमेरिट्स भी हैं। क्या हैं, वो देखते हैं। तो पूंजीवादी प्रणाली के दोष, तो पहला दोष की संपत्ति एवं आय पर असमानता हो जाती है। अब देखो यार, किसी देश में मान लेते हैं भारत में 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, और अगर इसमें से केवल 10 लाख लोगों के पास ही ज्यादा पैसे हैं, तो ये सब गलत है ना। वो भी आज के समय में देखा गया कि 10 लाख क्या, यार कुछ ही लोगों के पास भरा हुआ पैसा और पूरा देश गरीब बना हुआ है। तो असमानता है ना, तो संपत्ति एवं आय की असमानता। दूसरा क्या है, डिमेरिट्स, तो आपका सामाजिक अशांति एवं वर्ग संघर्ष हो जाता है इससे। तीसरा आपका एकाधिकार प्रवृत्ति का उदय, जब ऐसी होती है ना, जब पूंजीवादी प्रणाली का विकास होता है, तो मोनोपोली आ जाता है मार्केट में। ठीक है। मतलब ये हुआ कि पूंजीवादी प्रणाली में पूर्ण प्रतियोगिता की उपस्थिति अपरिहार्य होने के कारण एकाधिकार की प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है, और पूंजीवादी देशों की अर्थव्यवस्था में ये जरूर दिखाई देता है हमें। एकाधिकार प्रवृत्ति का बढ़ना उत्पादकों के मध्य गलाकार प्रतियोगिता, कट थ्रोट कंपटीशन का परिणाम है, जिसमें प्रत्येक उत्पादन अपने प्रतिद्वंदियों को उत्पादन प्रक्रिया से बाहर निकालने एवं बाजार पर अधिकार आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है। ठीक है। अगला है आपका पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में असफलता। अब देखो यार, क्या होती है ना पूंजीवादी देशों में या फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, कि जब किसी कम ही लोगों के पास सारा अधिकार होता है संसाधनों के ऊपर, तो वो लोग नए नए टेक्नोलॉजी लाते हैं कहीं से मार्केट से, और जो श्रमिक वर्ग पहले से उसमें 20 श्रमिक काम किया करते थे, वो उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से 2 ही श्रमिक में काम चला लेते हैं। इससे 18 श्रमिक हमारे क्या होते हैं, बेरोजगार। इसी के लिए यहाँ पे बताया गया है, पूर्ण रोजगार प्राप्त करने में असफलता होती है। ठीक है। तो स्पर्धात्मक आर्थिक प्रणाली में यह मान लिया गया है कि यह स्वयं संचालित होती है और पूर्ण रोजगार के बिंदु को इस प्रणाली में सहज रूप से प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है। तो आगे बताया गया यहाँ पे आपका अनियोजित उत्पादन, अनप्लान प्रोडक्शन। अनप्लान प्रोडक्शन कैसे होती है, तो जो उसके मार्केट में उसका जितना प्रोडक्ट बिकता है, वो अपने डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई करते हैं। बाकी मार्केट में कुछ भी हो, मार्केट में किसी चीज का भी डिमांड हो, उसको उससे कोई प्रभाव नहीं है। अगर उसका प्रोडक्ट का ज्यादा डिमांड हो रहा है, तो केवल एक ही प्रोडक्ट के ऊपर वो ध्यान देगा और मार्केट के ऊपर कब्जा करके रखेगा। तो अनियोजित उत्पादन होता है आपका। ठीक है। आगे बताया गया उत्पत्ति के साधनों का अपव्यय, मतलब वेस्टेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये आपके यहाँ पे बताए गए हैं। और अगला आपका सामाजिक कल्याण की अनुपस्थिति, यहाँ पे समाज के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा जो है वो पूंजीवाद के कारण और उसके परिणामों को हमने देख लिया, उनके गुण और दोष को देख लिया, तो ये भी टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। ठीक है। चलिए अगला टॉपिक के ऊपर देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक माना जाता है इकोनॉमिक में, ऐसे कहे तो हिस्टोरिकल इकोनॉमी में। ठीक है। टॉपिक क्या है, तो 1929 की विश्व महामंदी या वैश्विक आर्थिक महामंदी, ये एक्चुअली क्या होता है, हम लोग उसके ऊपर जानेंगे, और ये कैसे और क्यों हुआ वो भी जानेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
वर्ष 1929 में विश्व भर के सभी विकसित देशों में महामंदी के दौर की शुरुआत हुई, जो 1933 तक बनी रही। एक्चुअली ये 1929 की जो विश्व वैश्विक आर्थिक महामंदी है ना, वो अमेरिका से शुरू होता है और पूरे विश्व में ये फैल जाता है और इसका प्रभाव भारत के ऊपर भी फैलता है। ठीक है, इसका प्रभाव भारत के ऊपर भी होता है, साथ ही साथ किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इससे, तो भुखमरी बढ़ जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और बैंकों से ऋण नहीं मिलना, व्यापार वाणिज्य में कमी आना, आय, उत्पादन, रोजगार इन चीज़ों में कमी आना, ऐसे कई सारे संकट देखा गया है इसमें। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आर्थिक संकट क्या होती है और उसको फिर 1929 के वैश्विक आर्थिक महामंदी से हम लोग रिलेट करेंगे। तो आर्थिक संकट या फिर आर्थिक मंदी वह स्थिति होती है जिसमें देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित होती है। आर्थिक संकट के दौरान देश की आर्थिक वृद्धि में रुकावट आती है, जिसके कारण से उस देश के विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाता है। जब एक देश आर्थिक संकट की स्थिति से गुजर रहा होता है, तो उस देश में उत्पादन की मांग बेहद कम हो जाती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था अनबैलेंस अथवा असंतुलित हो जाती है। ठीक है, तो ये है आर्थिक संकट की परिभाषा। अब बताएंगे कि वर्ष 1929 में वैश्विक महामंदी क्यों आया था। तो चलिए इसके प्रमुख कारणों के ऊपर देखें तो बता सकते हैं, पहला अति उत्पादन की समस्या, दूसरा अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट, ठीक है, और तीसरा आपका कर्ज की समस्या। एक्चुअली ये 24 अक्टूबर 1929 के दिन बहुत गंदा दिन माना जाता है, क्योंकि वहीं से शेयर मार्केट में जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज था, उसमें क्या हुआ जानते हो, 50 अरब डॉलर का मूल्य ह्रास हुआ था। अचानक से मूल्य डॉलरों में गिरावट आने लगी थी। अमेरिकी सरकार और पूंजीवादियों के प्रयास से यह स्थितियां कुछ तो ठीक हुई थी, लेकिन अगले ही महीने यानी कि नवंबर में फिर से शेयरों में कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट आने लगा। ठीक है, कर्ज की समस्या बढ़ गई थी, यहाँ पे कर्ज मिल ही नहीं रहा था किसी लोगों को। ठीक है, और अगर देखा जाए तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उसमें इतना लोगों ने कर्ज ले चुका था, तो उसकी समस्या भी लोगों को सताने लगी थी और आर्थिक महामंदी को उसके रूप में भी एक देखा जाता है। अगला माना जाता है उच्च कर। और फिर अगर इसके प्रभाव देखें तो प्रभाव भी कई सारे पड़े, जैसे कि दुनिया के अधिकांश देश इस महामंदी की चपेट में आ गए थे। और बात करें औद्योगिक देशों की, तो अमेरिका को इस आर्थिक महामंदी के सबसे ज्यादा मार झेलना पड़ा था। अब इसका शुरुआत वहीं से हुआ था, तो झेलने की बात तो स्वाभाविक है। ठीक है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था जितनी तेज से समृद्धि हो रही थी, उतनी ही तेजी से लुढ़कने लगी, मतलब कि नीचे आने लगी। ठीक है, आगे बताया गया है कि मंदी के चलते अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया और कर्ज पहले ही दिए जा चुके थे उनकी वसूली शुरू करना दे दिया उन्होंने, मतलब कि जो पहले से कर्ज दिया गया था उसका उन्होंने वसूली करना शुरू कर दिया। लेकिन कीमतों में कमी के कारण किसानों से लेकर उद्योगपतियों तक सभी आर्थिक संकट का सामना कर रहे थे और परिवार कर चुकाने में असमर्थ हो चुके थे। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या बताया गया दोस्तों, तो हजारों बैंकों कर्ज वसूल न कर पाने, ग्राहकों की जमा पूंजी ना लौटा पाने और निवेश की गई धनराशि में लाभ ना मिलने पर दिवालिया हो गए थे। तो ये सारी चीजें इसके प्रभाव के रूप में जानी जाती है। महामंदी के भारत में क्या प्रभाव पड़े, तो ये भारतीय प्रभाव है जो भारत के ऊपर आपका प्रभाव पड़ा था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये टॉपिक भी आपका खत्म हो जाता है, एक निष्कर्ष छोटी सी आपके लिए, तो ये निष्कर्ष को भी आप लोग याद रखना। ठीक है, निष्कर्ष में क्या बताया गया है, तो हमने जाना कि महामंदी के दौरान दुनिया के अधिकतर भागों में व्यापार, आय और उत्पादन के क्षेत्र में भयानक गिरावट आ गई थी। कृषि क्षेत्रों पर इस मंदी के सबसे ज्यादा असर पड़ा था, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन की तुलना में कृषि उत्पादों की कीमतें लंबे समय तक निचले स्तर पर बनी थी। हालांकि साल 1935 तक अधिकतर औद्योगिक देशों में इस महामंदी से उबरने के संकेत दिखाई पड़ने लगे थे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कीन्स का मानना था कि भारत में या फिर भारत से सोने की निर्यात ने भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में बहुत ही मदद की थी। भले ही सभी देशों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आ गई थी, लेकिन लोगों के दिमाग पर जो बुरा असर पड़ा था वो जल्दी खत्म ही नहीं हो रहा था। वो लोग मान रहे थे कि अभी भी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई हुई है। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होती है और एक नए टॉपिक का शुरुआत होता है, नाजीवाद। ठीक है,
चलो शुरू करते हैं नाजीवाद के बारे में। तो नाजीवाद एक विचारधारा है, अगर कहें विशेष करके तो एडोल्फ हिटलर की विचारधारा है। और यही कारण है कि एडोल्फ हिटलर को नाजीवाद का संस्थापक भी माना जाता है। एडोल्फ हिटलर कहाँ के शासक थे? तो जर्मनी के निरंकुश शासक थे। ठीक है, आगे बताया गया है कि नाजीवाद वह व्यवस्था होती है जो सरकार एवं देश की आम जनता के मध्य एक नए संबंधों को दर्शाने का कार्य करती है। नाजीवाद की शुरुआत सर्वप्रथम जर्मनी में हुई और नाजीवाद विचारधारा का उदय फांसीवाद के बाद हुआ था। फांसीवाद कहाँ पे था? तो इटली में फांसीवाद का शुरुआत हुआ था। किसके द्वारा? तो मुसोलिनो के द्वारा। ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी थे, उन्होंने फांसीवाद का जन्म दिया था इटली में और उसी के प्रभाव के कारण जर्मनी में बाद में एडोल्फ हिटलर ने नाजीवाद को जन्म दिया। ठीक है, नाजीवाद विचारधारा के अंतर्गत देश के प्रति कट्टर राष्ट्रवाद, विदेशी विरोधी भावनाएं एवं देश प्रेमी जैसी भावनाओं को बढ़ावा दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए इसके कारण क्या थे। अगर नाजीवाद का विकास हुआ तो कुछ तो इसके कारण बने होंगे ना। तो पहला कारण माना जाता है प्रथम विश्व युद्ध में हुए जर्मनी के हार। 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में जर्मनी एक ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था। उसने राष्ट्रीय साम्राज्य के साथ मिलकर के मित्र राष्ट्रों यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के खिलाफ पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा था। दुनिया की सभी बड़ी शक्तियां यह सोचकर इस युद्ध में कूद पड़ी थी कि उन्हें जल्दी ही विजय मिल जाएंगी। मतलब ये दोस्तों कि विश्व युद्ध में जो भी हार हुआ ना जर्मनी को, उसको एक पहला कारण के रूप में माना जाता है नाजीवाद के उदय के लिए। ठीक है, दूसरा अपमानजनक वर्साई की संधि। जब प्रथम विश्व में जर्मनी का हार हुआ तो वर्साई की संधि किया गया और ये वर्साई की संधि को जर्मनी के ऊपर जबरन सौंपा गया था। उनकी संसाधनों के ऊपर मित्र राष्ट्रों का अधिकार हो गया था। उन्हें सीमित सेना रखने के लिए बाध्य कर दिया गया और साथ ही साथ सेनाओं में असंतुष्टि भी एक मुख्य कारण माना जाता है नाजीवाद के उदय का। ठीक है, अगला कारण माना जाता है आपका प्रथम विश्व युद्ध का जो भी इम्पैक्ट पड़ा उसको। ठीक है, और हिटलर का उदय। अब देखते हैं हिटलर का उदय किस प्रकार से होती है। तो अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का साफ रास्ता कर दिया था। 1889 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी से गुजर रही थी। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध के शुरुआती सालों में उसने भी अपने नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। मतलब ये कि प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जो था एक फौजी, एक सेना के रूप में काम कर रहा था। लेकिन जब सीमित सेना रखने के लिए बाध्य किया गया तो इनको वहां से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण से इनकी भावनाओं को आहट पहुंची और अपने राष्ट्र के लिए इन्होंने एक कहे तो निरंकुश शासक वर्ग बनने का सोचा था। लेकिन इसका अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो एक गरीब और बेहद ही गरीब व्यवस्था में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, 1919 में अगर देखा गया है कि उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह का सदस्यता ले लिया। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर दिया और उसने नेशनल सोशल पार्टी का एक नया पार्टी नाम दिया। मतलब नाम ही दिया था केवल, मतलब जिसमें 1919 में जिस पार्टी में उन्हें जमा हुआ था, जिस पार्टी में उन्हें शामिल हुआ था, उस पार्टी का नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। लेकिन बाद में इनकी यहाँ पे शक्तियाँ इतना बढ़ गई थी, इस पार्टी का नाम बदल कर उन्होंने नेशनल सोशल या सोशलिस्ट पार्टी रखा था, जिसे बाद में नाज़ी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है और यहीं से नाज़ीवाद का उत्पत्ति होता है। ठीक है, 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता कब्जा करने की योजना बना ली थी। इन दुस्साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। तो देखो यार, 1923 में उन्होंने पहली बार ट्राई किया था। ठीक है, लेकिन उन्हें हार गए थे। ठीक है, उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाज़ी राजनीतिक खेमे 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि हिटलर ने जबरदस्ती किस प्रकार से अपनी शक्तियों को उत्थान करवाया है। ठीक है, और एक कहे तो एक
निरंकुश शासक के रूप में खुद को कैसे स्थापित किया, उसका पूरा डिटेल्स चर्चा यहाँ पे आप लोगों के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि बाद में लोकतंत्र को ध्वस्त कर देते हैं, जिसे 30 जून 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर का पोस्ट दिया था। ठीक है, और यह मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद होता था। तब तक नाज़ी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थाओं को भंग करना शुरू कर दिया और फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया था। कैसे? तो 28 फरवरी 1933 को जारी किए गए अग्नि अध्यादेश फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। वाइमर संविधान में इन अधिकारों को काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्ट पर निशाना साधा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसेंट्रेट कैंप में बंद कर दिया गया था। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें थी आपकी किसके बारे में, नाजीवाद के बारे में और हिटलर के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये भी टॉपिक आपका आज समाप्त होती है। अब बात करते हैं जापान में सैन्यवाद। इस प्रकार से जापान में सैन्यवादी व्यवस्था का स्थापना हुआ। तो सैन्यवाद का आशय सेना की शक्ति राष्ट्र की शक्ति से है। जापानी साम्राज्यवाद के विकास का दूसरा कारण वहां सैन्यवाद के दौर विकास था। मतलब कि जापान में आधुनिकता में सैनिक पुनर्गठन पर विशेष ध्यान दिया गया। ठीक है, और जापान में अनिवार्य सैनिक सेवा को लागू किया गया और एक राष्ट्र सेना का गठन किया गया। मतलब कि अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ सैनिकवादी ही पूरे राष्ट्र को सेना ही संचालित कर रही थी यहाँ पे। ठीक है, और आगे क्या बताया गया है, तो सैनिकों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था तथा महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को अफसरों के पद पर नियुक्त किया गया। इन सैनिक अफसरों के शक्तिशाली गुट ने देश की राजनीति पर भी प्रभाव डाली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल से बताई गई है। आप इसका या ना तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि वीडियो फिर काफी ज्यादा लंबी हो जाएंगी तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को भी। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। यहाँ पे उसकी पृष्ठभूमि है, यहाँ पे डिटेल्स में आपकी चर्चा की गई है। ठीक है, फिर यहाँ से आपका एक टॉपिक बताया गया है, जापान में सैन्यवाद का किस प्रकार से विकास हुआ। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे भी आपका समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है साम्राज्यवाद, इम्पेरियलिज्म। ये इम्पेरियलिज्म क्या होती है, तो साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति व गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों की प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करता है। मतलब साम्राज्यवाद हम उसे कहते हैं, देखो ना, साम्राज्यवाद मतलब अपने साम्राज्य को लेकर के वादा करना कि ये साम्राज्य मेरा है। अपने साम्राज्य को मतलब मेरा भारत है, भारत को विस्तृत रूप से फैलाना। चीन, पाकिस्तान, आसपास के जितने भी एरिया हैं उस एरिया के ऊपर कब्जा करना, या फिर किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर कब्जा करके अपने साम्राज्य को बड़ा करना, विस्तृत करना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। तो यही लिखे हैं कि साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और गौरव को बढ़ाने के लिए अन्य देशों को प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह हस्तक्षेप आपका राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप से किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विविध अधिकारों से वंचित कर देना ही साम्राज्यवाद कहलाता है। देश के नियंत्रित क्षेत्रों को साम्राज्यवाद कहा जाता है और साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य मतलब नेशन स्टेट अपनी सीमाओं के बाहर जाकर भी दूसरे देशों और राज्यों के ऊपर हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, अगर इसके बारे में देखा जाए और भी चीजें अगर बताई जाए, तो साम्राज्यवाद का विज्ञानसम्मत सिद्धांत लेनिन ने विकसित किया था। लेनिन ने 1916 में अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण में लिखा था कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक व्यवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखो है साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के बीच में क्या डिफरेंस है, वो बताया गया है। तो अभी हमने देखा कि साम्राज्यवाद में क्या होता है, तो अपने साम्राज्य को, अपने एरिया को फैलाने का काम किया जाता है। लेकिन उपनिवेशवाद में क्या होती है,
उपनिवेशवाद में किसी के ऊपर शासन करना होता है, लेकिन शासन करना होता है लेकिन एक प्रशासनिक सुविधा के अकॉर्डिंग, जैसे भारत के ऊपर के अन्य ब्रिटेन जैसे देशों ने शासन किया, तो साम्राज्यवाद नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है दोनों के बीच में डिफरेंस बताई गई है कि दोनों क्या-क्या मत भिन्नता है, दोनों में क्या-क्या समानता है, और यहाँ पे साम्राज्यवाद के कारण बताए गए हैं आपको। ठीक है, कि साम्राज्यवाद के क्या-क्या कारण थे, क्यों साम्राज्यवादी व्यवस्था का विकास हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी आज की क्लास इम्पोर्टेंट की जो थी वो समाप्त होती है। हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे यार कि यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो। और हाँ, हमारी ना एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से सेमेस्टर 2 का नया बैच शुरू हो रहा है 18 जून से। आप सभी से रिक्वेस्ट होगा जरूर आना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर हिस्ट्री के जीत के ऊपर हम लोग यहाँ पे टॉपिक वाइज सिलेबस वाइज सारा टॉपिक को कवर करेंगे और आंसर राइटिंग भी करेंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर सको। और इन सब के अतिरिक्त चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस का भी, तो दोस्तों आपका जीएस पेपर का कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, वो सारे टॉपिक को हम लोग 18 जून से ही शुरू करने वाले हैं यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि आपका जीएस में अच्छा स्कोर बन सके। हिस्ट्री में हम लोग सारे हिस्ट्री को देखेंगे, चाहे वो एंशिएंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो। ठीक है, यहाँ तक कि वर्ल्ड हिस्ट्री को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा यार कि आप लोग जरूर आएँ वहाँ पे और ज्वाइन करें और अच्छे से वीडियो को देख करके अपना सफलता को सुनिश्चित करें और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और यदि आपको इसकी पीडीएफ यदि चाहिए तो मेरी टेलीग्राम ग्रुप है हिस्ट्री के जीत के नाम से, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाना। वहाँ पे इसके हमेशा नोट्स मिलेंगे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे जो भी क्लास होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी, तो आप मेरे हिस्ट्री के जीत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।